चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहली क्लास हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन की है, संविधान की है। और बताया था कि जो भारत का संविधान है बहुत स्पेशल है, बहुत विशिष्ट है। इसको बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनाया और इसके बनने में लंबा चौड़ा समय लगा। और इसके समय में आपको बताया कि जो बनने की शुरुआत हुई, ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1773 के एक्ट से इसकी शुरुआत हुई। और 1773 से ही क्यों शुरू हुआ, इसका भी रीज़न आपको बताया था कि सबसे पहले 1773 में जो पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, इसका रीज़न क्या था कि उधर अमेरिका की क्रांति हुई थी और अमेरिका ब्रिटेन से निकल रहा था। तो अमेरिका के बाद सबसे बड़ा इनका जो उपनिवेश था ब्रिटेन का, वो भारत था। तो उन्होंने सीधे भारत को अपना टारगेट किया। और दूसरी बात कि उसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में जाती है और कंपनी के घाटे को पूरा करने के लिए सरकार से उधार मांगा गया 10 लाख पाउंड का। उसी के बाद सरकार ने इंक्वायरी बिठाई पार्लियामेंट। उसी इंक्वायरी में कंपनी की गड़बड़ियां पकड़ ली गई। तो सरकार इंतजार कर ही रही थी और जैसे ही गड़बड़ी पकड़ी गई तो उसी को कंट्रोल करने के लिए जो एक्ट बनाया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, उसी को नाम क्या दिया गया? रेगुलेटिंग एक्ट। और वो रेगुलेटिंग एक्ट पहली बार कब आया? 1773 में। अब इसमें बहुत सारी बातें कही गई थी। बताया था कंपनी पर पार्लियामेंट का कंट्रोल बढ़ा दिया गया और कहा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो ब्रिटिश संसद नज़र रखेगी, 20 साल की परमिशन दी जाएगी। और जो अब तक अलग अलग बिखरा हुआ था उसको सेंट्रलाइज किया गया और सेंट्रल में रखा गया किसको? बंगाल को। कि बंगाल का जो गवर्नर होगा उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और वही पूरे ब्रिटिश एम्पायर जो इंडिया में है उसी को कंट्रोल करेगा। इसी में कोर्ट कचहरी की बात भी कही गई थी और पहली बार एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात कही गई। 73 के एक्ट में कहा गया और 74 में स्थापित हुआ। फिर कहा गया कि 20 साल की परमिशन देते हैं। तो अगला एक्ट आया 20 साल बाद 1793। लेकिन बीच में दो छोटे छोटे एक्ट और आए थे। एक आया था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। विलियम पिट बताया था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था और इसी की वजह से ब्रिटेन में सरकार भी गिरी थी और इससे बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। और पहली बार ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था कि जिसमें ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया कि भारत में जो ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र है वो, मतलब जो कंपनी का क्षेत्र है वो ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र मान लिया जाएगा। और इसमें एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात भी कही गई जिसमें कितने मेंबर होने थे? 6 मेंबर होने थे। इसी में बताया था कंपनी के कॉमर्शियल और पॉलिटिकल अफेयर्स को अलग कर दिया गया, राजनीतिक मामले और वाणिज्यिक मामलों को अलग कर दिया गया और उसी राजनीतिक मामलों को पर नियंत्रण करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था। फिर एक एक्ट और आया था, बताया था 1786 में। वो किसके लिए आया था? कॉर्नवालिस के लिए आया था स्पेशली। और उसमें केंद्रीकरण और बढ़ा दिया गया और सारी पावर्स किसको दे दी गई? गवर्नर जनरल को दे दी गई। और जो काउंसिल था जिससे वॉरेन हेस्टिंग्स का झगड़ा चलता था, उस पर अब कहा गया गवर्नर जनरल ही सब कुछ रहेगा। कमांडर इन चीफ की पावर भी किसको दे दी गई? गवर्नर जनरल को दे दी गई। ठीक। फिर इसके बाद 93 का एक्ट आया और इस 93 के एक्ट तक आपको बताया था कि अब तक जो सारे कानून थे वो लिखे जा चुके थे और ये क्लियर कर दिया गया था कि कानूनों की व्याख्या किसके द्वारा होंगी? अदालतों द्वारा। और इसी एक्ट में बताया था कि एक और बड़ा अजीब सी व्यवस्था की गई कि ब्रिटेन में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स थे उनकी सैलरी कहाँ डाल दी गई? भारत के खजाने पर, कि यहाँ से सैलरी हम ब्रिटेन भेजा करते थे। ठीक। फिर 20 साल की परमिशन दी गई। तो अगला एक्ट कब आया? 1813 में। तो 13 में दो तीन बातें हुई कि पहली बात कि ब्रिटेन की ईसाई मिशनरियों को भारत आने की परमिशन मिली। दूसरी बात की शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने की बात कही सरकार ने कि एजुकेशन पर 1 लाख रुपया खर्च करेंगे। और खर्च इसलिए नहीं करेंगे कि भारत के लोग बुद्धिमान हो जाए, बस इतना पढ़ा दें कि कंपनी के छोटे मोटे काम काज समझ सकें। इसके लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई। और अब ब्रिटेन की ईसाई मिशनरियों को भारत आने और धर्म प्रचार की अनुमति मिली दी गई। बताया था ये सब जनजातीय क्षेत्रों में घुसे ईसाई मिशनरियाँ। और तीसरी जो खास बात हुई कि अब भारत के दरवाजे खोल दिए गए बाकी कंपनियों के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली क्या कर दी गई? समाप्त कर दी गई। एकाधिकार खत्म हुआ। दो जगह कंपनी का एकाधिकार बना हुआ था, एक चाय का व्यापार और दूसरा चीन का व्यापार। और यहीं से जो मुक्त व्यापार आपको बताया था, एक लेजी फेयर पॉलिसी हम लोग देखते हैं, इकोनॉमिक्स में आपको समझा रहे थे। तो मुक्त व्यापार का जो जनक था वो किसको माना जाता है? एडम स्मिथ को, लेजी फेयर पॉलिसी। और ये भारत के लिए बड़ी खतरनाक साबित हो गई कि अब फ्री में बिना कोई टैक्स दिए हमारे संसाधन कहाँ जा रहे थे? ब्रिटेन जा रहे थे। वहां से कुछ आना नहीं था और अगर आना भी था तो वहीं की चीज बन के आनी थी। जैसे यहाँ से कपास खरीद के लेके गए इंग्लैंड, वहां के कारखानों में बनाया और वहां से लाद के यहाँ पहुंचा दिया और यहाँ के मार्केट में भर दिया पूरा। तो इससे हमारा जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, जो हमारा हस्तशिल्प उद्योग था,
जो हथकरघे थे, जो हाथ से कपड़ा बुनाई करते थे, हथकरघा कभी आप देखेंगे हाथ से कपड़ा बुनाई करते थे, तो क्योंकि हाथ से बुनाई करते थे तो लागत ज़्यादा आती थी और फिनिशिंग भी उतनी अच्छी नहीं होती थी। और इंग्लैंड में मैनचेस्टर, आपने एक जगह सुना होगा, मैनचेस्टर में कपड़े के कारखाने सबसे ज़्यादा, सूती कपड़े के। मैनचेस्टर के बने हुई फैक्ट्रियों के जो कारखाने के कपड़े थे वो भारत आए, और क्योंकि बड़ी फैक्ट्रीज बन रहे थे, बड़े पैमाने पर बन रहे थे, मशीनों द्वारा बनाए जा रहे, तो फिनिशिंग अच्छी, और बड़े पैमाने पर बन रहे थे तो दाम कम, तो कम दाम और फिनिशिंग अच्छी, और पूरे भारत के मार्केट समझ लिए कि अंग्रेजी कपड़ों से भर दिया गया, पाट दिया गया, कहा जाता है पाट दिया। और कार्ल मार्क्स ने इसी पर अपना एक बड़ा एक अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि इसी के बाद से समझ लिए कि भारतीय बुनकरों की हड्डियां खेतों में बिखरने लगी थी, करघे टूटने लगे थे। ये 1813 के बाद से ही शुरू हुआ था कार्यक्रम। तो ये लेजी फेयर पॉलिसी बड़ी खतरनाक है, क्योंकि अगर टैक्स लगता तो 2 बार उनके ऊपर बैरियर लगता, उनकी चीजें इतनी सस्ती नहीं बिकती भारत में। अगर यहाँ से कॉटन लेके जा रहे हैं उस पर टैक्स लगाते, ब्रिटेन में वहां पर एंट्री पर टैक्स लगता, फिर वहां से यहाँ सामान बेचने पर टैक्स लगता, तो सोचिए इतनी मेहनत करते कि यहाँ से कॉटन लेके जा रहे हैं कहाँ, लंदन, वहां की फैक्ट्री में बना रहे हैं और फिर लेके यहीं बेच दे रहे हैं, तो क्यों इतना मेहनत कर रहे थे? क्योंकि टैक्स नहीं लगना, फ्री ट्रेड। तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान बुनकरों को हुआ, टूट गए, और भारत का जो मार्केट था वो अंग्रेजी सामानों से भर दिया ले आके। तो ये सब 13 के बाद ये खुला दरवाजा, पर खुला क्या, खोल दिया गया, बिना किसी रोक टोक के आना शुरू हुआ। खैर, इसी 13 के एक्ट में कहा गया था कि भाई 20 साल की परमिशन दी गई, कि 20 साल की परमिशन दे रहे हैं, कंपनी ठीक ठाक काम काज करे, नहीं तो लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। तो अगला एक्ट कब आएगा? 1833। अब ये जो 1833 का एक्ट था, ये भी कई मामलों में बहुत महत्वपूर्ण था। इस 1833 के एक्ट तक आते आते क्या हुआ कि अब तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी एक भारत की बाकी शक्तियों में एक शक्ति थी, वन ऑफ देम कहते हैं ना, उनमें से एक। 1773 में यह हालत थी। बंगाल है तो मैसूर है तो अवध है, मराठे हैं तो कर्नाटका है, छोटे छोटे राज्य हैं, तो उसी में क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन 1833 तक आते आते परिस्थितियां बदल चुकी थी। अब कंपनी भारत की सर्वे सर्वा हो चुकी थी। अब तक भारत की बाकी शक्तियों में से एक थे, अब केवल यही थे, बाकी सारी शक्तियों को ये खा चुके थे, और भारत के सबसे बड़े हिस्से पर राज कर चुके थे कौन? अंग्रेज। ठीक, सब मैसूर युद्ध और मराठा युद्ध और ये सब हो चुके थे, सब मिल चुका था। अब कंपनी भारत के सबसे बड़े हिस्से पर राज कर रही है, लेकिन कंपनी के मुखिया को अभी भी क्या कहा जा रहा है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। कुछ और लग रहा है। अब उस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या कर देना चाहिए? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अभी तक केवल बंगाल के नाम पर ही बताया था कि सारा शासन चल रहा था, अब उसी को बढ़ा के क्या कर दिया गया, यानी वही बंगाल, ध्यान से समझिएगा, ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल, पहले बंगाल के गवर्नर को ही क्या बना दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। तो उसके पास दोहरी जिम्मेदारी थी। जब जैसे बॉम्बे का गवर्नर है, मद्रास का गवर्नर है, तो अपना अपना जिम्मा संभाल लें। बंगाल का गवर्नर बंगाल का गवर्नर भी था, और बंगाल का गवर्नर जनरल भी था, जो इनको भी कंट्रोल कर रहा था और अपना भी तो देखेगा। अब बंगाल के ही गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लेकिन ध्यान है कि साथ ही साथ अभी भी वो बंगाल के गवर्नर का भी काम कर रहा है, दोनों काम करता था। ठीक, लिख लीजिए, बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। गवर्नर ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सॉरी, बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल हुआ। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बंगाल का गवर्नर जनरल कहाँ का हो गया? भारत का। अब इसमें एक फैक्ट आएगा कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो उस समय जो बंगाल का गवर्नर था विलियम बेंटिक, वही क्या बन गया? भारत का। तो लिख लीजिए, विलियम बेंटिक, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का पहला गवर्नर जनरल। तो अब तक जो बंगाल का होता था वही क्या बन गया? भारत का। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बन गया? विलियम बेंटिक। ठीक,
बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। और भारत का कौन बन गया? विलियम बेंटिक। अब ये हो गया, यानी आप देख रहे हैं कि कंपनी अब क्या हो रही है, भारत की धीरे धीरे करके सर्वे सर्वा हो रही है। इसी एक्ट में कहा गया कि अब जो कंपनी भारत में काम कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उस ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो व्यवस्था दी गई कि जो कर्मचारियों की भर्ती होती थी, तो उस कर्मचारियों की भर्ती में ये कहा गया कि अब सरकार रंग रूप मूल वंश जाति इसका भेदभाव भर्तियों में नहीं करेगी, बिना किसी भेदभाव के नौकरियों में, सरकारी सेवाओं में सबको शामिल किया जाएगा। लेकिन ये प्रावधान केवल कागज पर रहा, हकीकत में लागू नहीं हो पाया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका विरोध कर दिया कि नहीं, भारतीयों को अंग्रेजों के बराबर पद नहीं दिए जा सकते। उनको केवल कैसे पद दिए जाएंगे? छोटे मोटे पद, वही क्लर्क कारकुन हो, छोटे मोटे पद, बड़े पद पर वो नहीं आ सकते। लेकिन क्योंकि एक बार लिख दिया गया, तो एक बार उम्मीद की बत्ती जली कि भारतीय लोग भी उस पद पर जा सकते। तो शुरुआत तो नहीं हुई, लेकिन एक बत्ती जला दी इस एक्ट ने कि हाँ, भारतीय लोग भी बड़े पद पर जा सकते। शुरुआत तो बाद में हुई 61 में सिविल सर्विसेज, लेकिन बत्ती जला दी थी कि एक बार बत्ती जली उम्मीद की, फिर बुझ भी गया, लेकिन एक उम्मीद हुआ कि अच्छा ये भी हो सकता है। पहले लोग कहाँ सोचते थे। ठीक, लिख लीजिए। सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता के आयोजन का प्रावधान किया गया। इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज। सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रावधान किया गया। तो सिविल सेवा के लिए किसका प्रावधान किया गया? ओपन कंपटीशन, खुली प्रतियोगिता। कि अब ओपन कंपटीशन होगा और खुली रूप से क्या होगी? प्रतियोगिता होगी। किस बात के लिए? सिविल सर्विसेज के लिए। ठीक है, कोई भी भारतीय जो है कि सिविल सर्विसेज में कोई किसी भी भेदभाव को के साथ नहीं रखा जाएगा। लिख लीजिए, क्या लिखे? प्रावधान किया गया। ठीक, फिर लिखिए, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण यह प्रावधान लागू नहीं हुआ। However, this provision was neglected। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण यह प्रावधान लागू नहीं हुआ। However, this provision was neglected after opposition from the court of directors। After opposition from the court of directors। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण यह प्रावधान लागू नहीं हुआ। ठीक, दूसरी चीज कही गई कि अब कंपनी का जो एकाधिकार था, मोनोपोली था, उसको पूरी तरीके से क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। दो जगह भी व्यवस्थाएं दी गई थी, कौन कौन सा? चाय और चीन का, वो भी खत्म कर दिया गया। लिख लीजिए, कंपनी का एकाधिकार पूर्णतया समाप्त हुआ। एंड ऑफ कंपनीज मोनोपोली कंप्लीटली। कंपनी का एकाधिकार पूर्णतया समाप्त हुआ। एंड ऑफ कंपनीज मोनोपोली कंप्लीटली। इवन टी ट्रेड एंड ट्रेड विद चाइना, यहां तक कि चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार भी छीन लिया गया। इवन टी ट्रेड एंड ट्रेड विद चाइना, यहां तक कि चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार, यह भी क्या किया गया? छीन लिया गया। यानी आप देख रहे हैं कि कंपनी की पावर धीरे धीरे करके क्या हो रही थी? कम हो रही थी। और सरकार ने ऐसा इसलिए किया कि अब सरकार ने सीधे सीधे डिक्लेयर कर दिया कि कंपनी पूरी तरीके से एक प्रशासनिक संस्था होगी, न कि वाणिज्यिक। यानी कंपनी एक वाणिज्य का काम नहीं करेगी, किसका काम करेगी? एडमिनिस्ट्रेशन का। लिख लीजिए,
इट इंडेड द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। लिखिए, इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के वाणिज्यिक शक्तियां समाप्त कर दी गई। कंपनी की वाणिज्यिक शक्तियां समाप्त कर दी गई। इट इंडेड द एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कॉमर्शियल बॉडी। वाणिज्यिक गतिविधियां समाप्त कर दी गई। अब कंपनी एक केवल विशुद्ध अब कंपनी एक विशुद्ध प्रशासनिक निकाय बन गई। कंपनी एज ए कॉमर्शियल बॉडी विच बिकेम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। विच बिकेम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, यानी वाणिज्यिक कार्य समाप्त करके अब कंपनी क्या बन गया? प्रशासनिक निकाय बन गया, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गया, विशुद्ध प्रशासनिक निकाय बन गया। ठीक, अभी क्या बन गया? मतलब इसके वाणिज्यिक शक्तियां समाप्त कर दी गई, कंपनी केवल क्या करेगी? प्रशासन करेगी, वाणिज्य का कार्य छीन लिया गया। दूसरी चीज इसमें कही गई कि उस समय जैसे बताया कि तीन जो इनके ये थे, मद्रास और बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, तो जो प्रेसिडेंसी थी ये तीनों अपने अपने लिए कानून बनाती थी, अपने अपने एक्ट बनाती थी। तो इसमें मद्रास और बॉम्बे की जो विधायी शक्तियां थी अपने लिए, जैसे राज्य सरकार होते ना अपने लिए कानून बनाती, वो विधायी शक्तियां छीन ली गई। यानी इनकी रही गई कसर भी पावर सारी किसको दे दी गई? बंगाल को दे दी गई, पूरा पावर अपने हाथ में ले लिया। लिख लीजिए, बंगाल और मद्रास के गवर्नरों की, बंगाल और मद्रास के गवर्नरों की, इट डिप्राइव द, सॉरी बॉम्बे, क्या बोले? बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों की, बंगाल बोल दिया, बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों की विधायी शक्तियां समाप्त कर दी गई। ठीक है, इट डिप्राइव द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर्स। बॉम्बे के गवर्नरों, बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों की विधायी शक्तियां क्या कर दी गई? समाप्त कर दी गई। यानी अब बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर कानून नहीं बनाएंगे। जो कानून ये बंगाल वाला बनाएगा, यानी भारत के गवर्नर जनरल बनाएगा, वही हर जगह लागू होगा। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं ये, अब इसमें देखिए यूपीएससी में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि 1833 का एक्ट जो था ये केंद्रीकरण का प्रयास था या विकेंद्रीकरण का? ये पूरी तरीके से 1773 से इन्होंने पूरी तरीके से क्या शुरू किया? सेंट्रलाइजेशन। और 33 में वो सेंट्रलाइजेशन अपने चरम पर पहुंच गया था कि राज्यों की शक्तियां कम करते जा रहे थे, सारी शक्ति सेंट्रल अपने हाथ में लेती चली जा रही थी। तो केंद्रीकरण था, सेंट्रलाइजेशन था। ठीक, तीसरी बात और सबसे खास बात इसमें ये कही गई कि अब कंपनी क्योंकि भारत के सबसे बड़े हिस्से पर राज कर रही थी, तो और ज्यादा लोगों की जरूरत थी। तो इसमें कहा गया कंपनी भारत में शिक्षा पर जो पहले 1 लाख रुपया सालाना खर्च कर रही थी, वो 21 लाख करेगी। लिख ली, कंपनी का भारत में शिक्षा व्यय, कंपनीज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इन इंडिया, कंपनी का भारत में शिक्षा व्यय, कंपनीज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इन इंडिया was increased from 1 to 21 lakhs। कंपनी का भारत में शिक्षा व्यय 1 लाख रुपए से बढ़ा के 21 लाख कर दिया गया। तो कंपनी का भारत में शिक्षा व्यय कितना कर दिया गया? 1 लाख से 21 लाख कर दिया गया। पहले कितना था? 1 लाख रुपया। जब 1 लाख से बढ़ा के 21 लाख किया गया तो फिर दिक्कत हुई। दिक्कत क्या हुई कि जो 13 के एक्ट में 1 लाख रुपया कहा गया था कि हर साल खर्च करेंगे, लेकिन कंपनी ने वो भी खर्च नहीं किया। तो जब 1 लाख रुपया खर्चा नहीं कर पाए तो 21 लाख कहाँ से खर्चा करेंगे? तो सरकार ने कहा काहे नहीं खर्च किए? तो बताया कहाँ खर्चा करें? खर्च करने के लिए कोई सिस्टम होना चाहिए भाई, कोई स्कूल कॉलेज कोई हायरार्की हो, 10+2+3 कुछ सिस्टम हो, तब तो खर्च करेंगे। कि जंगल को पढ़ाएंगे, पेड़ को पढ़ाएंगे, कहाँ किसको 1 लाख रुपया देंगे? तो उस समय तक हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम था ही नहीं कि वो 1 लाख रुपया पे खर्च हो सके। तो जो 13 में 1 लाख रुपया कहा गया था वो केवल कहा गया था, खर्च नहीं हुआ।
तो सरकार ने कहा काहे नहीं खर्च हुआ, बताया कोई सिस्टम ही नहीं है। नहीं, कहाँ खर्च करेंगे, बोले सिस्टम नहीं, तो फिर सिस्टम बनाइए और तब खर्च कीजिए। तो जब सरकार का प्रेशर बना तब इन्होंने सिस्टम बनाना शुरू किया कि अब हम एजुकेशन का क्या करेंगे, सिस्टम बनाएंगे। अब सिस्टम क्या बनाएंगे, व्यवस्था बनाएंगे। अब समस्या हुई कि सिस्टम अब तो शुरुआत करनी थी, तो शुरुआत क्या करें। तब इसमें बहस हुई। एक तरफ विलियम बेंटिक, उसका एक सहयोगी था जॉन शोर। इन लोगों का मानना था कि इंडिया में जो हम एजुकेशन सिस्टम बनाएंगे, भारत की जो शिक्षा व्यवस्था बनाएंगे, वो सारी शिक्षा व्यवस्था वही होगी जो भारतीय लोग पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, भारतीय लोग जिसके आदी हैं, जिसको प्राच्य शिक्षा बोलते हैं ना, ओरिएंटल स्टडीज, धर्म, संस्कृत, साहित्य, बुद्धिज्म, इतिहास, दर्शन, यही सब, वेद, पुराण, उपनिषद, जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो भारतीयों को क्या पढ़ाया जाए, प्राच्य शिक्षा, ओरिएंटल स्टडीज का ज्ञान दिया जाए। लेकिन उसका एक विधि सचिव था मैकाले। मैकाले इस बात का घनघोर विरोधी था। उसका कहना था कि नहीं, ये भारत या पूरे पूर्व के देश जो एशियाई देश हैं, इनकी शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल कूड़ा करकट है, बेकार है। भारत में तो उसका साफ साफ एक स्टेटमेंट दिया था कि पूरे जो पूर्व के देश हैं, पूरा अरब से लेके एशिया के जितने भी देश हैं, इन सब की शिक्षा व्यवस्था का संपूर्ण ज्ञान यूरोप की एक छोटी सी लाइब्रेरी के एक छोटे से बुक शेल्फ के बराबर, छोटी सी लाइब्रेरी के बुक शेल्फ के बराबर है पूरा ज्ञान। तो हम इस ज्ञान पर भरोसा नहीं करेंगे। हमें भारत में कौन सा सिस्टम लागू करना चाहिए, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम, पाश्चात्य शिक्षा लागू करनी चाहिए। तो इसी को शिक्षा के इतिहास में आप एजुकेशन को विस्तार से पढ़ेंगे तो एंग्लो ओरिएंटल कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है, आंग्ल प्राच्य विवाद। पूरे 2 साल तक इस पर बहस हुई, कई मत उभरे कि क्या पढ़ाया जाए। तो विलियम बेंटिक किसका फेवर ले रहा था, ओरिएंटल स्टडीज, प्राच्य शिक्षा। और मैकाले किसका फेवर ला रहा था, पाश्चात्य शिक्षा, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम। विलियम बेंटिक का साथ दे रहा था जॉन शोर, और भी कई सारे लोग थे, विसेंट स्मिथ वगैरह, ये सब जितने लोग थे, ये लोग प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे। लेकिन अड़ा हुआ था कौन, मैकाले। 2 साल तक बहस हुई और फाइनली 2 साल बाद विजय होती है मैकाले की। और 2 फरवरी 1835 को मैकाले का घोषणा पत्र आता है, लिख लीजिए, 2 फरवरी 1835, 2 फरवरी 1835, मैकाले का घोषणा पत्र, मैकाले माइन्यूट, मैकाले का घोषणा पत्र। तो मैकाले का घोषणा पत्र कब आया, अब ये मैकाले का घोषणा पत्र मैकाले ने साफ साफ खुद लिखा था। 2 फरवरी को आया और फिर लिखी 7 मार्च को इसको वाइस गवर्नर जनरल ने मंजूरी दे दी, अप्रूव्ड बाय गवर्नर जनरल ऑन 7 मार्च। 7 मार्च को मंजूरी दी गई। और इस मैकाले माइन्यूट की जो बातें थी ये अवेलेबल हैं आपके सामने। इसमें खुद इसने लिखा था, ये मैकाले है, कि आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया एंड आई हैव नॉट सीन वन पर्सन हु इज बेगर। मैंने पूरे भारत के उत्तर से दक्षिण हर कोने का भ्रमण किया है, लेकिन मैंने किसी को भीख मांगते हुए नहीं पाया। ठीक, हु इज ए थीफ, सच वेल्थ आई हैव सीन इन दिस कंट्री, सच हाई मोरल वैल्यूज, पीपल ऑफ सच कैलिबर दैट आई डू नॉट थिंक वी वुड एवर कन्कर दिस कंट्री। कि इतने अधिक लोगों के मोरल वैल्यूज हैं, इतनी समृद्धि है, कोई यहाँ पर चोरी नहीं कर रहा है, पीपुल के अंदर, लोगों के अंदर क्षमता है, कि हम लोग इस देश को जीत ही नहीं सकते। I do not think we would ever conquer this country unless we break the very backbone of this nation. जब तक अब इस देश की रीढ़ की हड्डी को तोड़ न दे। और रीढ़ की हड्डी क्या है, विच इज हर स्पिरिचुअल एंड कल्चरल हेरिटेज एंड देयरफॉर, जो उनका क्या है, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जो उनका हेरिटेज है। Therefore, I propose that that we replace our old and ancient education system. मैं प्रस्तावित करता हूं कि मैं उनके पुराने प्राचीन जो शिक्षा व्यवस्था है उसको हटाएंगे। हर कल्चर, फॉर इफ द इंडियंस थिंक दैट ऑल दैट इज फॉरेन एंड इंग्लिश इज गुड एंड ग्रेटर देन देयर ओन, जिससे लोगों के दिमाग में ये बनेगा कि जो विदेशी और अंग्रेज हैं
वो उनसे क्या है, बेटर है, बेहतरीन है, ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाई जाए। ठीक है, कि इंडियंस थिंक दैट ऑल दैट इज फॉरेन एंड इंग्लिश इज गुड एंड ग्रेटर देन देयर ओन, कि अंग्रेज लोग इनसे क्या है, बेहतर है। दे विल लूज देयर सेल्फ स्टीम, their native culture, and they will become what we want them, a truly dominated nation। यानी हम उनको ऐसा बना सकते हैं कि वो पूरी तरीके से हमारे क्या हो, अधीन हो। यानी भारत को उनके अधीन बना के रखना है तो यहाँ की उनकी अपनी सभ्यता संस्कृति से तोड़ना पड़ेगा। और उसने अपने पिता को चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी में उसने कहा था कि पिताजी, हम लोग भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करने जा रहे हैं और अंग्रेजी शिक्षा इस प्रकार की होगी जिसको पढ़ के ये भारतीय लोग रंग रूप से भारतीय होंगे लेकिन दिमाग से अंग्रेज होंगे, जो दिखने में भारतीय होंगे लेकिन सोचेंगे कैसा, हमारे जैसे। तो ये एक मानसिक गुलामी के कॉन्सेप्ट पर इसने तैयार किया था, मैकाले's माइंड, मैकाले का घोषणा। और यही जो 2 फरवरी को उसने प्रस्तुत किया, 7 मार्च को मंजूरी मिली, और यही बीज पड़ा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का। तो जो इंग्लिश एजुकेशन का बीज डाला था वो किसने डाला था, मैकाले ने डाला था, जो फिर वही धीरे धीरे करके बड़ा होते होते क्या बना, वट वृक्ष बन गया। फिर बाद में 1854 में हम लोग शिक्षा के इतिहास में देखेंगे वुड डिस्पैच आ जाता है, फिर वुड डिस्पैच यूनिवर्सिटी को लेके आगे बढ़ जाता है। तो आप कभी एजुकेशन विस्तार से पढ़ेंगे तो उसकी शुरुआत 13 में होती है 1 लाख से, 33 में होती है 21 लाख, और अब क्या आ गया, बीज डाल दिया इसमें। तो अंग्रेजी शिक्षा के बीज किसने डाले थे, मैकाले ने, और यही बढ़ते बढ़ते फिर इतनी बड़ी व्यवस्था हो गई। ठीक, तो कब आया था मैकाले माइनूट, तो ये शिक्षा का इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर एंग्लो इंडियन कॉन्फ्लिक्ट विस्तार से हम लोग बात करेंगे। अब इसको मंजूरी मिल गई और क्लियर हो गया, फिर से वही वार्निंग दी गई कि 20 साल की परमिशन दे रहे हैं, 20 साल तक कामकाज करो नहीं तो लाइसेंस कैंसिल होगा। तो अगला एक्ट कब आएगा, 1853 में। अब 1853 में कुछ खास व्यवस्थाएं नहीं की गई, लेकिन कुछ ऐसी चीजें की गई जो 1853 से उलट, 33 से उलट था। पहली बात तो जैसे बताया कि जो बंगाल का गवर्नर था, बताया था इनके एक एक क्या होते थे गवर्नर, और बंगाल का गवर्नर ही बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया, और वही क्या हो गया, भारत का हो गया। तो उसके सर पर दोहरी जिम्मेदारी थी कि वो पूरे भारत का गवर्नर होने के साथ साथ बंगाल का भी गवर्नर की भूमिका निभाता था, तो उसके ऊपर बोझ ज्यादा था। तो उसी के बोझ को कम करने के लिए कहा गया कि बंगाल में अलग से एक लेफ्टिनेंट गवर्नर डिक्लेयर कर दिया जाए, किसके लिए, बंगाल के लिए, ताकि जो भारत का गवर्नर जनरल है उसका दबाव थोड़ा सा कम हो सके। लिख लीजिए, बंगाल के लिए अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति हुई, सेपरेट लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, सेपरेट लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंटेड फॉर बंगाल, बंगाल के लिए अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति हुई। बंगाल के लिए अलग से किसकी नियुक्ति हुई, लेफ्टिनेंट गवर्नर की। ठीक, और इस टाइम तक, उस समय तक 48 के बाद तक पंजाब का भी विलय हो चुका था, पंजाब भी अलग राज्य बन चुका था तब तक, और पंजाब के लिए भी एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया गया था, लिखिए सेपरेट लेफ्टिनेंट गवर्नर फॉर पंजाब, पंजाब के लिए भी लेफ्टिनेंट गवर्नर की व्यवस्था की गई। और अब क्या किया गया कि प्रांतों को उनकी विधायी शक्तियां वापस कर दी गई, यानी जो राज्य होते थे वो अब क्या कर सकते थे, अपने लिए कानून बना सकते थे। लिख लीजिए, स्टेट कुड लेजिस्लेट देयर ओन लॉज, राज्यों की विधायी शक्तियां वापस कर दी गई, या लेजिस्लेटिव पावर ऑफ स्टेट्स वर गिवन टू स्टेट्स, राज्यों की विधायी शक्तियां वापस कर दी गई, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ स्टेट्स, ठीक है, या स्टेट लेजिस्लेटिव पावर गिवन टू स्टेट्स, राज्यों को दे दी गई। यानी देखिए, जो सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस 1773 से शुरू हुआ, कब तक चला, 1833 तक चला, और 33 के बाद 53 से फिर क्या शुरू हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन, अब फिर से राज्यों को शक्तियां देनी शुरू कर दी। तो यहीं से आप कह सकते हैं कि जो राज्य विधानमंडल होते हैं ना, विधानसभा, इनकी हल्की सी शुरुआत,
हालांकि बहुत ज़्यादा अभी नहीं क्लियर किया गया था। ठीक, इस एक्ट की एक और बड़ी मजेदार बात थी, इस 53 के एक्ट में इस बार 20 साल की परमिशन नहीं दी गई। इस बार सरकार ने वार्निंग दी कि बेटा सुधर जाओ नहीं तो बंद कर देंगे। इसके पहले सिक्योरिटी थी, कंपनी को पता था जो भी होगा 20 साल बाद होगा, क्योंकि सरकार कितने साल का परमिशन दे रही थी, 20 साल का। तो वो सब भी मौज में थे कि चलो 20 साल तक तो कोई नहीं, जो होगा 20 साल बाद लोड होगा, देखा जाएगा, तब तक तो कितने एम्प्लॉय चेंज हो जाएंगे, हमारा क्या। लेकिन 53 के एक्ट में 20 साल की परमिशन दिया ही नहीं सरकार ने, और सरकार ने सीधे चेतावनी दे दी कि कंपनी या तो सुधर जाए नहीं तो बंद होने के लिए तैयार हो जाए। अभी चेतावनी दी ही दी, तब तक 57 में क्या हो गई, क्रांति। ठीक, अब सरकार, अब देखिए पहले दिन से 73 से पावर कम करती जा रही, करती जा रही, करती जा रही, और 1857 की क्रांति ने सरकार को बहाना दे दिया कि कंपनी को हटा दे तुरंत। और अगर 1857 की क्रांति नहीं भी होती तो भी कंपनी समाप्त हो जाती, बस 5-10 साल बाद हो जाती, क्योंकि तैयारी 53 में ही सरकार मूड बना चुकी थी कि इस बार इन सबों को 20 साल देना नहीं। तो अगर क्रांति 57 में नहीं भी होती तो 5-10 साल में कंपनी को जाना तय था पहले से, क्योंकि बताया था अमेरिका आज़ाद हो चुका तो सरकार अपनी पकड़ अब भारत को मजबूत करे थी कि इसको नहीं छोड़ना, खूब फायदा होता था। और वही बिल्ली के भाग से छीका टूटा, क्रांति हो गई, मजा आ गया सरकार। और क्रांति होते ही क्या हुआ, घोषणा पत्र आया किसका, विक्टोरिया का। और उसी विक्टोरिया के घोषणा पत्र से कैनिंग उस समय था गवर्नर जनरल, उसने घोषणा कर दी कि अब भारत से कंपनी शासन क्या हो जाएगा, समाप्त, और ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश ताज का शासन शुरू होगा। भारत का गवर्नर जनरल अब क्या हो जाएगा, भारत का वायसराय। बताया था गवर्नर जनरल किसका अपॉइंटमेंट होता था, कंपनी की तरफ से आता था। वायसराय किसका आदमी होगा, ब्रिटिश ताज का प्रतिनिधि होगा सीधा सीधा। और ये घोषणा पत्र कैनिंग ने 58 में, 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद से घोषणा की थी, क्योंकि जब क्रांति हुई थी तो क्रांति के समय इलाहाबाद को राजधानी बना दिया था इन सबों ने टेम्पररी। इलाहाबाद बड़ा केंद्र था। इवन स्वतंत्रता के बाद कायदे से राजधानी बनने का दावा इलाहाबाद का था। हाई कोर्ट इलाहाबाद, कैग ऑफिस इलाहाबाद, पुलिस महानिदेशक ऑफिस कहाँ है, सब इलाहाबाद में। तो कायदे से यूपी की राजधानी क्या होनी थी, इलाहाबाद। लेकिन क्योंकि किनारे पड़ रहा था और राज्य बहुत बड़ा था तो लखनऊ कर दिया। तो लखनऊ में कुछ, लखनऊ में था क्या कुछ, बनना था इलाहाबाद को, लेकिन बन गया। लेकिन क्योंकि पहले से ये था इलाहाबाद। इलाहाबाद का महत्व उस जमाने में दिल्ली से भी ज्यादा हुआ करता था। तो इलाहाबाद से ही खड़े होकर कैनिंग ने घोषणा पत्र जारी किया था कि कंपनी शासन क्या हो जाएगा, समाप्त। ये उस समय की फोटो है, हालांकि बनाई गई है, ये कैनिंग है, इलाहाबाद की फोटो है दरबार की। इलाहाबाद दरबार लगाया, वहीं पर उसने 1 नवंबर को पढ़ा जो विक्टोरिया का घोषणा पत्र था, उसी विक्टोरिया के घोषणा पत्र से घोषित कर दिया गया कि अब भारत से कंपनी शासन समाप्त होगा। देख लीजिए 1858, 1858 महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, क्वीन विक्टोरिया डिक्लेरेशन, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। तो विक्टोरिया डिक्लेरेशन कब आया, 1858 में। और उसी 1858 के विक्टोरिया के घोषणा पत्र से कितनी तारीख को, 1 नवंबर 1858 भारत से कंपनी शासन को क्या किया गया, खत्म कर दिया गया। लिख लीजिए, भारत से कंपनी शासन की समाप्ति, एंड ऑफ कंपनीज रूल फ्रॉम इंडिया। भारत से कंपनी शासन की समाप्ति। भारत से कंपनी शासन की समाप्ति, ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश ताज का शासन प्रारंभ हुआ। ठीक, भारत का गवर्नर जनरल अब क्या हो गया, भारत का वायसराय हो गया। ये सब इतिहास में आप लोग को एक बार पढ़ा भी चुके हैं। तो भारत का गवर्नर जनरल अब क्या हो गया, भारत का वायसराय हो गया। तो ध्यान रखिए सब कई बार चेंज हुआ है। भारत का गवर्नर जनरल, भारत का वायसराय, बंगाल का गवर्नर जनरल,
तो भारत का पहला वायसराय कौन बना? कैनिंग। जो उस समय गवर्नर जनरल था वही क्या बन गया? वायसराय। कैनिंग भारत का पहला वायसराय बना, फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। हाँ भाई, दिक्कत याद ही होगा। आप कोई भी चीज जितनी बार लिखेंगे आपके दिमाग में उतना बैठेगा, क्योंकि आपकी जो तर्जनी उंगली होती है ना, इंडेक्स फिंगर, तर्जनी उंगली किसको बोलते हैं? तर्जनी होती है। तो यही आपकी मेमोरी, आपकी याददाश्त के लिए जिम्मेदार होती है, आपको सेंट्रलाइज करती है। जैसे बाबा जी लोग ध्यान लगाते हैं तो कौन सी उंगली दबाते हैं? इसी को दबाया जाता है, दबाते हैं ना। आप पेन पकड़ के लिखते हैं तो कौन सी उंगली दबती है? ये दबती है। तो ये आपकी मेमोरी को क्लिक करती है। बचपन में आपने पढ़ा होगा ना कि उंगली रख के पढ़ोगे तो याद होगा। तो उंगली भी कौन सी? कानी उंगली या ठेंगा नहीं रखते हैं। कौन सी उंगली रखते हैं? इंडेक्स फिंगर, तर्जनी जिसको बोलते हैं। तो उससे जब लिखेंगे तो दिमाग में आपके वो क्लिक करेगा, तो इसलिए बार बार लिखने से चीजें याद होती है, सेंट्रलाइज रहता है सारा कुछ। ध्यान लगाते हैं लोग, ध्यान में क्या करते हैं? यही वाली उंगली दबाते हैं, इसी को दबाया जाता है। तो जितनी बार आप लिखेंगे उतनी बार याद होगा। जो हम लोग तैयारी करते थे, जो कठिन चीज, आसान चीजों में दिक्कत नहीं हो, जो कठिन चीजें होती थी तो उसको 10 बार, 20 बार, 30 बार तब तक लिखे जब तक याद ना हो जाए। आप लोग कहते ना याद नहीं है, तो आप रात को बैठिए 10 बजे और लिखना शुरू किए पूरा संवैधानिक विकास, 8 बार लिख जाइए, तो 4 घंटे में पूरा रट जाएंगे आप। तो याद करना कोई बहुत मुश्किल नहीं, बस बैठिए तो एक बार मूड बनाए तो जाएगा काम। लिख देंगे एक बार, 2 बार, 3 बार, चौथी बार के बाद तो हाथ ऑटोमेटिक बिना देखे लिखने शुरू कर देगा। आप मेहनत नहीं करते हो, कहते हैं कि याद नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, जितनी बार आप लिखेंगे उतनी बार याद होगा, दिमाग में वो चीज़ें बैठेंगी। तो लिखने से कभी मत हिचकिए। पहले के लोग जो होते हैं ना, लाल बहादुर शास्त्री, गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, अम्बेडकर जी, मतलब बड़े शार्प माइंडेड थे। शार्प माइंडेड नहीं थे, लोग लिखते पढ़ते थे, याद करते थे। नेहरू लिखते थे खूब, हाथ घिस जाते थे कलम वो आप लोग किताबें सोची, पूरी किताबें लोग हाथ से लिख डालते थे। हाथ से लिखना समझ रहे हैं पूरा? तो लिखने से बिल्कुल मत चूकिए, जितना आप लिखेंगे चीजें आपके दिमाग में उतनी बैठेंगी, क्योंकि आपकी मेमोरी यही उंगली है। तो इस पर जितना दबाव रहेगा दिमाग आपका उतना याद करेगा, तेज होगा। ठीक, तो एक बार नहीं 10 बार लिखना पड़े 10 बार लिखे, कभी नहीं भूलेंगे। चलिए खैर, समझ गए। तो गवर्नर जनरल क्या बन गया? वायसराय बन गया। पहला वायसराय कौन बना? कैनिंग। अब यहां से गेम चेंज हो गया। गेम चेंज होने का मतलब कि अब तक सारे एक्ट किसके लिए आ रहे थे? कंपनी के लिए आ रहे थे, भारत से इनका कोई मतलब नहीं था। अब कंपनी बीच से हट गई, अब सारा टारगेट कौन हो गया? इंडिया। अब भारत से इनका सारा हिसाब किताब होना था। तो अब अब तक जितने एक्ट आए वो सब चार्टर एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट कहे गए। अब सीधे सीधे भारत के लिए, क्योंकि ब्रिटेन में शुरुआत से ही पार्लियामेंट्री सिस्टम रहा, संसद वहां की रही, तो जब उनका शासन सीधे शुरू हुआ तो जो भाई आपकी आदत है वही लागू करेंगे। तो उनके पार्लियामेंट में सारी चीजें, काउंसिल बैठती थी, बहस होता था, नियम कानून बनता था, कमेटी बनती थी, सब कुछ होता था। वही चीजें इन्होंने छोटे रूप में यहाँ लागू करने शुरू कर दी। तो ये चीजें वहीं से आई भारत। तो अब जितने भी एक्ट आए वो सब काउंसिल एक्ट कहे गए, परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, क्योंकि अब डायरेक्टली इंडिया के लिए, डायरेक्टली अब तक जो भी आया है इंडिया के लिए कुछ नहीं था, सारा ध्यान किसका था? कंपनी का था। अब भारत के लिए था, पार्लियामेंट्री सिस्टम वहां पर था, वही चीजें यहाँ पर लागू करनी शुरू करी, यहाँ पर काउंसिल बनाने शुरू कर दी। और अब जो हमारी वर्तमान संवैधानिक स्थिति आप देखते हैं, ये अब उभरती है, एक आकार लेती है। जैसा था कि धुंध में एक धुंधली सी तस्वीर दिखाई देती है, पेंट बनाते हैं तो एक पहले हल्का सा खाका दिखाई देता है कि हाँ कुछ दिख रहा है। ये इसके बाद दिखना शुरू हुआ 1861 से। यानी अब जितने आएंगे सब भारत के लिए आएंगे, और उनको क्या कहा जाएगा? भारत परिषद अधिनियम। लिख लीजिए, इंडिया काउंसिल एक्ट, भारत परिषद अधिनियम। इंडिया काउंसिल एक्ट, भारत परिषद अधिनियम। तो भारत परिषद अधिनियम
इंडिया काउंसिल एक्ट कहते हैं इसको। जितने भी है सब आंख मूंद के उनको क्या बोलेंगे? इंडिया काउंसिल एक्ट। भारत परिषद का मतलब समझ में आया कि जहां लोग बैठ के अपना कानून बनाए, काउंसिल बनती थी, अधिनियम। अब यहाँ पर काउंसिल बनने लगी और शक्तियां बढ़ने लगी, और वायसराय की परिषद में पहली बार कितने भारतीय आए? 3। देखिए, 3 भारतीयों को वायसराय की परिषद में शामिल किया गया। 3 इंडियंस इन द काउंसिल ऑफ वायसराय। 3 भारतीयों को वायसराय की परिषद में शामिल किया गया। तो वायसराय की परिषद में कितने भारतीय आए? 3। कौन कौन से आए? लिख लीजिए। पहला, सर दिनकर राव। सर दिनकर राव। फिर दूसरे थे महाराजा पटियाला, और तीसरे थे काशी नरेश। सर दिनकर राव ये सिंधिया के थे, ग्वालियर के सेक्रेटरी थे। तो ऐसा नहीं कि ये तीनों लोग जो थे ये बड़े राजभक्त थे, मतलब कि भारतीयों बड़े राष्ट्रवादी थे, भारत को आज़ाद कराना चाहते थे अंग्रेजों के, ऐसा कुछ नहीं। ये लोग क्या थे? अंग्रेजों के ही चाटुकार टाइप के लोग थे। ये सिंधिया के ही थे सब, ये दिनकर राव सिंधिया के थे। लक्ष्मीबाई को पकड़वाने में सिंधियाओं की ही भूमिका रही, यही सब जो है कि खबर दिए थे दिनकर राव करके। तो अंग्रेजों के ही फेवर में ये लोग रहते थे। बस इन लोग को इसलिए शामिल किया गया कि ये लोग भारतीय हैं, कोई ऐसा अगर कानून गलती से न बना दे सरकार कि जो भारतीयों के रीति रिवाजों और सभ्यता संस्कृति के क्या हो खिलाफ। तो इसलिए ये कहा गया कि भाई 3 भारतीय बैठे रहेंगे, वो बस भारतीय हैं, उनको रीति रिवाजों को पता है, गड़बड़ न हो, ताकि फिर से कोई 1857 जैसी घटना न हो। ठीक, 3 भारतीय शामिल हुए इसी एक्ट में। अब भारत में और बहुत सारी चीज़ें आई। बहुत सारी चीज़ें आने का मतलब कि जैसे इसी साल आईपीसी आया। आपने सुना होगा भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड बोलते हैं ना, आईपीसी की धारा। तो आईपीसी इसी साल बनी थी, लिख लीजिए। आईपीसी, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड। इथे 1861 में हाई कोर्ट एक्ट आया, लिख लीजिए। हाई कोर्ट एक्ट 1861, 1861 हाई कोर्ट एक्ट। तो हाई कोर्ट एक्ट कब आया? 1861। और इसी 1861 के हाई कोर्ट से 1862 में 3 हाई कोर्ट बने, लिख लीजिए। 1862 में, इन 1862 3 हाई कोर्ट बने। हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे, हाई कोर्ट ऑफ मद्रास और हाई कोर्ट ऑफ बंगाल। तो बॉम्बे, बंगाल और मद्रास हाई कोर्ट कब बने? 1862 में। एक्ट कब आया था? 61 में। तो 61 के एक्ट से 62 में क्या बने? हाई कोर्ट बने। ठीक। और चौथा हाई कोर्ट कौन बना? 1866 इलाहाबाद, लिख लीजिए। 1866, 1866 इलाहाबाद हाई कोर्ट। हालांकि पहले वो था आगरा में, ठीक है, पहले वो कहाँ था? आगरा में। फिर 75 में शिफ्ट हुआ। तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसको लेके कि इलाहाबाद हाई कोर्ट 1875 में बना। तो बना था पहले ही, 75 में इलाहाबाद शिफ्ट हो गया। पहले कहाँ था? आगरा था, उसको शिफ्ट किया गया 75 में। ठीक। इसी में, इसी समय कैनिंग ने पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की। जैसे नहीं होता है कि एक एक मंत्रालय दे दिया जाता है, एक एक मंत्री को पोर्टफोलियो दिया जाता है। तो पोर्टफोलियो सिस्टम, जो मंत्रालय वाला सिस्टम होता है, वो इसी समय लागू किया गया। ये सब पूछे जाते हैं सवाल, लिख लीजिए। पोर्टफोलियो व्यवस्था, पोर्टफोलियो सिस्टम प्रारंभ हुआ। तो पोर्टफोलियो सिस्टम किस वायसराय ने शुरू किया था? कैनिंग ने ही शुरू किया था। पोर्टफोलियो या संविभागीय व्यवस्था, जो नहीं एक एक डिपार्टमेंट एक एक मंत्री को दे दिया जाता है, ये इसी समय शुरू हुआ था। ठीक है, पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू हुआ। इसी समय गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, लिख लीजिए। गवर्नर को
अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, ठीक है, सॉरी गवर्नर कह रहे हैं, वायसराय को, ठीक है। पावर ऑफ वायसराय टू इशू ऑर्डिनेंसेस, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। अध्यादेश क्या होता है आगे आप ये पढ़ेंगे। पावर ऑफ गवर्नर टू वायसराय टू इशू ऑर्डिनेंसेस। फिर लिखिए, बंगाल एनडब्ल्यूएफ और पंजाब के लिए विधायी परिषदों की स्थापना हुई। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। बंगाल सॉरी पंजाब, एनडब्ल्यूएफ, एनडब्ल्यूएफ का मतलब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, खान अब्दुल गफ्फार खान, पढ़ाए थे एनडब्ल्यूएफ, खान अब्दुल गफ्फार खान, लाल कुर्ती आंदोलन, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, एनडब्ल्यूएफ। और पंजाब के लिए विधायी परिषदों की स्थापना हुई। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स फॉर बंगाल, एनडब्ल्यूएफ एंड पंजाब। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स फॉर पंजाब, बंगाल और एनडब्ल्यूएफ। ठीक, तो वहां पर क्या किया गया, एक एक विधान परिषद टाइप से बनाया गया और उनको विधायी शक्तियां दे दी गई। तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। पहले सारी शक्तियां दे रहे थे गवर्नर जनरल को, वायसराय को, अब बना दिया पोर्टफोलियो सिस्टम, जिसको मंत्रिमंडल जैसे बनता है ना, अलग अलग मंत्री बना, तो ये वाला सिस्टम बनने लगा था। ठीक, 1860 में ही, मतलब इसके ठीक पहले 1860 में कैनिंग ने भारत की वित्तीय स्थिति को ठीक करने के लिए एक बहुत बड़े ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट को भारत बुलाया, जेम्स विल्सन। वही जेम्स विल्सन भारत आते हैं, उन्होंने पहली बार भारत में बजट दिया था। तो भारत का जो पहला बजट था वो जेम्स विल्सन ने तैयार किया था, वो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। तो अंग्रेजों की कुछ चीज़ें ठीक थी कि वो जिस लायक जो है उसके हिसाब से उसको काम सौंपते थे एक्सपर्ट को। जैसे हमारे यहाँ अभी क्या चलता है कि किसी भी पॉलिटिशियन को क्या बना देते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। अब उसको क्या पता, उसको तो जो अफसरों ने समझा दिया, जो बता दिया वो कर गए। उनको खाली भाषण देना है, लिखा हुआ मिल गया, पढ़ गए, खुद की बुद्धि नहीं लगाते थे। अंग्रेजों में ये नहीं था। तो ये समझिए कि किस्मत अच्छी थी कि उसने जेम्स विल्सन को बुलाया और उसने बजट बहुत ढंग से बनाया। अभी भी अंग्रेजों के बजट के बहुत सारे सिस्टम हमारे यहाँ चल रहे हैं। तो बजट वाली परंपरा इसी समय शुरू हुई, चाहे तो लिख सकते हैं 1860, 1860, जेम्स विल्सन, जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन कौन था, ब्रैकेट में लिख लीजिए, ब्रिटिश अर्थशास्त्री, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट। पहली बार भारत का बजट प्रस्तुत किया, प्रेजेंटेड द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिया। पहली बार भारत का बजट प्रस्तुत किया। तो पहली बार भारत का बजट किसने प्रस्तुत किया था, जेम्स विल्सन ने। ठीक, तो इकोनॉमिस्ट को बुलाया गया था। और यही आपको बताएं कि एक और फैक्ट है कि इसी जेम्स विल्सन ने भारत में पहली बार लॉन्च किया इनकम टैक्स। ये जो आयकर आप सुनते हैं, इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स भारत में लागू करने वाला कौन था, जेम्स विल्सन। उस समय सोचिए 500 रुपये सालाना की इनकम पर इनकम टैक्स लगता था, 500 रुपये लगता था, मतलब 500 रुपये की इनकम पर 2.5% टैक्स लगता था। तो इसी ने आयकर की शुरुआत, अलग से फैक्ट के रूप में लिख लीजिए कि भारत में इनकम टैक्स किसने इंट्रोड्यूस किया था, आयकर की शुरुआत जेम्स विल्सन ने शुरू किया था। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो वर्तमान भारत की संवैधानिक स्थिति आप देख रहे हैं, तो उसकी एक हल्की सी तस्वीर, धुंधला, 1861 तक हमें दिखने लगता है कि आईपीसी दिखने लगा, कि जो है कि हाई कोर्ट दिखने लगे, कि राज्य की विधानसभाएं दिख रही हैं, कि बजट आ रहा है, तो इनकम टैक्स आ रहा है। तो हल्का हल्का अब तस्वीर उभर रही थी कि भारत में अब क्या होने जा रहा है। ठीक, तो उस हमारी वर्तमान विधायी व्यवस्था की एक धुंधली तस्वीर कब प्रकट होती है, 1861। यहाँ से अब दिखने लगा था कि हम लोग किस रास्ते जा रहे हैं।
फिर उसके बाद इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं कि 1885 में कांग्रेस बनती है, और कांग्रेस में नरम दली हाथ पर जोड़ना शुरू कर दें कि महाराज इतना बड़ा आपका साम्राज्य, इतने महान आप लोग, इतनी बढ़िया व्यवस्था आपके यहाँ लंदन में, वही आपने भारत में लागू की, तो माई बाप थोड़ी दया कीजिए ना। अब इतना बड़ा देश भारत है और हमारी संख्या केवल 3, बहुत नाइंसाफी लग रही है, बढ़ा देते तो बड़ा अच्छा होता मुझे। बजट आप लोग देते हैं, आपके यहाँ देखे हम लोग सुनते हैं ज़्यादा, तो बजट जब दिया जाता है तो उस पर बड़े साहब लोग बहस करते हैं, सवाल जवाब करते हैं। हम लोग को बताइए ऐसा काहे किए भाई, आप ही के अंडर में छत्र छाया में है, तो थोड़ा हमें भी सिखा दीजिए बहस करना, हमें भी सिखा दीजिए थोड़ा सवाल जवाब, रिक्वेस्ट करते थे आप। तो बहुत रोए गिड़गिड़ाए, हिसाब थोड़ा बढ़ा दिया जाए, थोड़ा सा और पावर दी दे, थोड़ा सा और। तो फिर रोते गाते बोले अच्छा चलो। तो फिर अगला एक्ट लेके आए कब, 1892, लिखिए 1892। तो ये जो 1892 का एक्ट है, इसको भी क्या नाम दिया गया, भारत परिषद अधिनियम, इंडिया काउंसिल एक्ट। इंडिया काउंसिल एक्ट। तो माहौल थोड़ा बदल चुका था, मांग हो रही थी थोड़ी थोड़ी करके, दबाव तो नहीं था लेकिन वही था कि अब बढ़ रहा था। तो ब्रिटिश सरकार भी बताए थे कि थोड़ा थोड़ा वो भी सीटी बजा रहे थे कि लो अच्छा ज़्यादा प्रेशर बन रहा है, थोड़ा सा ढील दे देते, तो जितना मिलता था उतना ले लेते, तो फिर आगे रोना सोचते माई बाप इतने से क्या होगा। तो अब यहाँ पर वायसराय की परिषद में भारतीयों की संख्या 3 से बढ़ के कितनी हो गई, 16। लिख लीजिए, वायसराय की परिषद में भारतीयों की संख्या 3 से बढ़ के 16 होगी। ठीक है, इंडियन मेंबर्स were increased from 3 to 16 in the council of वायसराय। ये वायसराय की परिषद में भारतीयों की संख्या 3 से बढ़ के 16 हो गई। भारतीयों को बजट पर बहस का अधिकार मिला। इंडियंस were permitted to discussion on budget। भारतीयों को बजट पर बहस का अधिकार मिला। इंडियंस वर परमिटेड होगा, भारतीयों को बजट पर बहस का अधिकार मिला, इसीलिए तो बोल रहे गड़बड़ लिखा है। इंडियंस वर परमिटेड टू डिस्कशन ऑन बजट, भारतीयों को बजट पर बहस का अधिकार मिला। प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड, प्रश्न भी पूछे जा सकते थे। और कुछ सामाजिक मामलों में भी फैसले लिए गए। अभी जब आपको समाज सुधार बताएंगे तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास हुआ था, लड़कों लड़कियों की शादी की मिनिमम एज फिक्स की गई थी। तो अब धीरे धीरे व्यवस्थाएं थोड़ी और क्या हो रही थी, क्लियर हो रही थी। ठीक, तो ये दिखता है कि हमारा संविधान अब धीरे धीरे अपने आकार को ले रहा है। तो ये जो हम देखते हैं कि हमारा संविधान हम लोग पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं कि एक दिन हुआ और बैठे और संविधान बना के रख दिया। 2 साल 11 महीना 18 दिन पढ़े होंगे आप। तो ये 2 साल 11 महीना 18 दिन का खेल नहीं, ये पौने 200 सालों का खेल है कि कैसे एक एक कदम चलते चलते, नहीं हाई कोर्ट बना, तो कानून बनाए, तो 3 सदस्य, तो 16 सदस्य, तो बहस करने का अधिकार, तो सवाल पूछने का अधिकार, तो कानून का ट्रांसलेशन हुआ, एक एक करके आगे चले। तो धीमी गति से चलें, इसीलिए हमारे यहाँ सिस्टम बहुत स्टेबल। भारत बोलते हैं ना सिस्टम इतनी जल्दी नहीं बदलता, समय लगता है, वो इसीलिए बदलने लगता है क्योंकि हमारे संविधान की जड़ें बहुत गहरी, डीप। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल, फिर आगे बढ़ते हैं, देख ले लेते हैं।